CV650 कॉर्सर की पावर सप्लाई गेमिंग कंप्यूटर्स के लिए ये मोर देन इनफ है। इसमें PCI ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपको 2 कनेक्टर्स मिलते हैं 8 पिन वाले। तो एक ATX कनेक्टर, 2 CPU कनेक्टर्स और ये PCI ग्राफिक कार्ड के लिए पेटा और सेटा सारे कनेक्टर्स हैं। पीछे ग्राफ भी दिखा रखा है एफिशिएंसी का, फैन का, नॉइस लेवल। जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। लास्ट टाइम जो पावर सप्लाई आई थी डैमेज थी, तो ये दोबारा मंगानी पड़ी मुझे, रिप्लेसमेंट में आई है। इसके साथ आपको इसकी यूजर्स मैनुअल मिलती है और एक ये पावर केबल। 15 एम्पियर की पावर केबल पता नहीं क्यों दिए इन्होंने भाई, बहुत ज़्यादा हैवी है ये अननेसेसरीली। और 15 एम्पियर की केबल लगाने में दिक्कत भी आती है भाई, क्योंकि जो भी हमारे सर्च प्रोटेक्टर होते हैं सिर्फ 6 एम्पियर के होते हैं। बॉक्स में आपको 4 स्क्रूज भी मिल जाते हैं ये पावर सप्लाई को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये रही वो पावर सप्लाई। काफ़ी भाई बिल्ड क्वालिटी बड़ी गजब की है इस कंपनी की। कॉर्सर खैर वैसे ही वर्ल्ड फेमस है पावर सप्लाईज के लिए। जब भी आप पावर सप्लाई खरीदो ये स्टिकर इंश्योर कर लेना ये सही कंडीशन में हो, क्योंकि अगर बीच में क्रैक होगा या कटा हुआ होगा तो कंपनी इसकी वारंटी आपको नहीं देगी। तो ये चीज़ सबसे पहले आप चेक करो जब भी आपको मिले। पीछे आपको इसका ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, कॉर्सर की ब्रांडिंग और ये वेंटिलेशन। चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। कैबिनेट के कवर्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं और अब जो पुराने PSU के स्क्रूज थे इन्हें खोल लेंगे। सारे कनेक्टर्स को निकाल के इनकी केबल्स भी निकाल लेंगे और जहाँ जहाँ केबल टाई लगे हुए वो सारी केबल टाइज हटानी पड़ेगी हमें। अब नई पावर सप्लाई की केबल्स निकाल लेते हैं और इसको भी उसी तरीके से वापस सरका देते हैं जैसे हमने पावर सप्लाई निकाली थी। फ़ैन की पोजीशन नीचे की तरफ रहेगी इस कैबिनेट में। कुछ कैबिनेट्स में आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें जो पावर सप्लाई का फ़ैन है आप अंदर या बाहर दोनों तरफ कर सकते हैं। पावर सप्लाई के साथ जो स्क्रूज इंक्लूडेड है इसी की मदद से हम इसको कस लेंगे। वैसे वही स्क्रूज है जो PCI एक्सप्रेस कार्ड्स को कसने के लिए कैबिनेट के साथ आते हैं, तो दोनों में से कोई भी स्क्रूज आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रूज को पहले हाथ से कस लें ताकि ये सही बैठे, क्रॉस थ्रेडिंग ना हो, और क्रिस क्रॉस पैटर्न में कसना चाहिए जिससे पावर सप्लाई एक साथ टिके कैबिनेट में। PCI एक्सप्रेस कार्ड्स के लिए आपको 6+2 के 2 कनेक्टर्स मिलते हैं और 8 पिन CPU पावर के भी 2 कनेक्टर्स मिलते हैं, जिसमें कि ये कनेक्टर 4+4 पिन्स का होता है और इन दोनों कनेक्टर्स पे ही आपको CPU और PCIe लिखा हुआ मिल जाता है जिससे आप गलती ना करें लगाने में। ये चीज़ नए PC बिल्डर्स के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है। वो अलग बात है, जनरली इतने आराम से गलत केबल्स नहीं लगती और ना ही ऐसा हाथ गलत चलता लगाने में, थोड़ा सा आइडिया लग ही जाता है केबल्स को देख के। ASUS X570 मदरबोर्ड में और एक ATX कनेक्टर लगता है जो कि 24 पिन वाला है और CPU को पावर प्रोवाइड करने के लिए 2 कनेक्टर्स लगते हैं, एक 4 पिन वाला और एक 8 पिन वाला। लेकिन CPU की पावर केबल्स को ठीक से राउट करने के लिए हमें ऊपर का ये जो फ़ैन है 140 mm का, इसे निकालना पड़ेगा। उसके बाद CPU की पावर केबल्स को अंदर डाल देंगे और फिर कनेक्टर्स में केबल्स को प्लग कर देंगे। उसके बाद जाके फ़ैन लगाएंगे। अगर फ़ैन लगाने में इससे दिक्कत आ रही हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ केबल को डाल के छोड़ दें, पहले टॉप फ़ैन कस लें और फिर लास्ट में इसके जो कनेक्टर्स हैं वो लगाएं। अब फ़ैन को वापस लगा लिया मैंने। मदरबोर्ड का ATX कनेक्टर और CPU का पावर कनेक्टर लगाने के बाद अब हार्ड डिस्क के जो है SATA पावर कनेक्टर्स होते हैं इनको लगा लेंगे। जितनी हार्ड ड्राइव्स होगी आपके कंप्यूटर में उतने ही ये कनेक्टर्स लगाने पड़ेंगे आपको। मेरे कंप्यूटर में 3 हार्ड ड्राइव्स है, एक SSD और 2 नॉर्मल हार्ड डिस्क। अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा ग्राफिक्स कार्ड लगा है जिसमें कि 6 पिन या 8 पिन पावर कनेक्टर्स लगते हैं तो वो भी आपको लगाने पड़ेंगे। GT 1650 सुपर ग्राफिक्स कार्ड में 6 पिन का एक कनेक्टर है। ये पावर सप्लाई 2 8 पिन के कनेक्टर्स तक सपोर्ट करती है। इनकेस आपके ग्राफिक्स कार्ड में 2 पावर कनेक्टर्स है 8 पिन के, तो ये पावर सप्लाई उसको हैंडल कर लेगी। केबल्स अच्छी तरह मैनेज करने के बाद अब इस कैबिनेट के कवर्स वापस लगा लेते हैं और कवर्स को ठीक से स्लाइड कर लेने के बाद इसके जो थंब स्क्रूज होते हैं पीछे वो भी कस लेते हैं। इसका जो ग्लास पैनल है उसको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से लगाना चाहिए। ये बात मैं बार बार इसलिए ज़ोर देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि ये पैनल ठीक से नहीं लगता, जो इसके बोल्ट्स होते हैं उसमें ठीक से नहीं अटकता और बाद में ऐसा हो सकता है कि ग्लास पैनल सही से ना लगे होने के कारण बाहर निकल जाए, तो फिर ये आपको सेकंड चांस नहीं देगा कांच।
कंप्यूटर को पूरी तरीके से सेट करने के बाद ये पीसी कॉन्फ़िगरेशन आप मेरा देख सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम इस पावर सप्लाई का पावर कंजम्पशन चेक करेंगे तो इन कंपोनेंट्स के हिसाब से हमें अंदाज़ा लगेगा कि कितनी पावर कंज्यूम करनी चाहिए इस पावर सप्लाई को और कितनी एफिशिएंट ये पावर सप्लाई सच में है। तो यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें कि इस पावर सप्लाई की एक्चुअल पावर कंजम्पशन को चेक करा हो। तो इस वीडियो में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये है इसकी स्टैंड बाय पावर कंजम्पशन। ये ध्यान रखिए कि जो ASUS का मदरबोर्ड है LEDs के लिए कुछ वॉट्स लेता है। अब मैंने पीसी का पावर बटन दबाया तो ये बूट अप कर रहा है इस वक्त। फुली बूट करने के बाद ये वर्क स्टेशन ऑलमोस्ट 90 वॉट्स लेता है, जो कि मेरे अंदाजे से काफ़ी कम है क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल वर्क स्टेशन पीसी है। अब ये गेमिंग के वक्त की पावर कंजम्पशन है। मेरे गेम कलेक्शन में क्राइसिस 3 सबसे हैवी गेम है पीसी पे लोड डालने के हिसाब से, और इसी में सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन मेरे पीसी ने ली है। इसलिए मैं आपको इस गेम के दौरान पावर कंजम्पशन की वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ। 230 वॉट्स मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है इस गेम के दौरान। फर्मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं पीसी पे 100% लोड डाल रहा हूँ। 100% CPU यूसेज के साथ 100% ग्राफिक्स की यूसेज भी है, जिसके कारण आप ये देख सकते हैं 370 वॉट्स ऑलमोस्ट ये मैक्सिमम लेता है। इस कारण से ये जो पीसी है नॉर्मल यूपीएस पे नहीं चलेगा। मेरा पुराना यूपीएस तो ढंग से 250 वॉट्स का लोड भी नहीं लेता था और इतनी पावर तो ये अकेला पीसी ही ले रहा है। मॉनिटर अलग से बिजली लेगा और बाकी सारी डिवाइसेस जैसे कि होम थिएटर, वाईफाई राउटर्स और भी बहुत सारी जो छोटी छोटी डिवाइसेस होती है कंप्यूटर के साथ अटैच, वो सब अपनी अपनी पावर कंज्यूम करती है। तो इसी कारण से मुझे इसके लिए एक इन्वर्टर ख़रीद के लगाना पड़ा। अब इन सब से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पावर सप्लाई है पूरा करंट प्रोवाइड कर पा रही है सारे कंपोनेंट्स को, और साथ ही साथ आपको ओवरक्लॉकिंग का भी ये मार्जिन देती है क्योंकि ओवरक्लॉकिंग में आपको बहुत ज़्यादा पावर लगती है। अक्सर जो चीप पावर सप्लाईज होती हैं वो कंप्यूटर को पूरी पावर नहीं दे पाती, जिसके कारण जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर पावर ना मिलने के कारण उतना ऑप्टिमली नहीं परफॉर्म कर पाते। लेकिन एक कॉर्सर की पावर सप्लाई सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपर करंट देती है। 650 वॉट के लिए रेटेड है, तो मेरी पावर कंजम्पशन ऑलमोस्ट 370 वॉट्स है। अगर मैक्सिमम भी हम मान लें थोड़ी बहुत एडिशनल हार्डवेयर के साथ, जैसे कि अगर कुछ हार्ड ड्राइव्स और ऐड कर देते हैं तो 400-450 वॉट्स मेरी कंजम्पशन आएगी। और थोड़ा सा आपको और मार्जिन मिलता है क्योंकि मैंने एक मिड सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड लगाया है। आप इसमें और हाई एंड का ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 2 8 पिन के कनेक्टर्स मिलते हैं। तो कोई भी ग्राफिक्स कार्ड जिसमें 8 पिन के 2 कनेक्टर्स हैं आप उसको लगा सकते हैं। बाकी एक वेबसाइट भी है जिसमें आप पावर सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप इस वेबसाइट पर जाके अपनी पीसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल्स डालेंगे तो ये वेबसाइट आपको कैलकुलेट करके बता देगी कि कितने वॉट्स की पावर सप्लाई आपको लेनी चाहिए। ये कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उनके पीसी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा वॉटेज की पावर सप्लाई लगाते हैं या कई सारे पैसे बचाने के लिए बहुत ही कम वॉट्स की पावर सप्लाई लगाते हैं। तो ये लापरवाही या छोटा लालच अच्छा नहीं होता। सारे कंपोनेंट्स पीसी में बहुत अच्छे से बैलेंस में होने चाहिए। और इसी तरह की गलती लोग ये करते हैं कि मदरबोर्ड सस्ता लगा के प्रोसेसर महंगा लगाते हैं। तो इस बारे में भी किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा। इस वेबसाइट पे मैंने अपने वर्क स्टेशन की कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत एक्यूरेटली डाला है और आप ये देख सकते हैं इसने जो वॉटेज कैलकुलेट करके बताई है वो हमारी एक्चुअल पावर कंजम्पशन से कितनी क्लोजली मैच कर रही है। इस वेबसाइट ने 370 वॉट्स की पावर कंजम्पशन बताई है और हमें इसने रेकमेंड करा है कि 420 वॉट्स की पावर सप्लाई हमें लगानी चाहिए। और मैंने भी आपको इतना ही बताया था कि फ़िलहाल मुझे 450 वॉट्स के आसपास की पावर सप्लाई की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आप कुछ कंपोनेंट्स और ऐड करें, तो कंपोनेंट्स कभी भी कम नहीं होते, कंप्यूटर में हमेशा बढ़ते ही हैं। इसलिए थोड़ी बहुत वॉटेज हमेशा आपको एक्स्ट्रा लेके रखनी चाहिए पावर सप्लाई में, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट अपग्रेड करते वक्त पावर सप्लाई को भी चेंज करना एक एडिशनल बर्डन हो जाता है। पावर कंजम्पशन की तो हमने बहुत बात कर ली। अब बात करते हैं इस पावर सप्लाई के नॉइस लेवल्स की। पूरी टेस्टिंग के दौरान मुझे पावर सप्लाई के फ़ैन की साउंड बिल्कुल भी नहीं आई। अब प्रॉब्लम ये है मेरे कंप्यूटर में इन टोटल 12 फैंस लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग ग्राफिक्स कार्ड, CPU कूलर्स और पावर सप्लाई के फैंस। इस कारण से सिर्फ एक अकेला पावर सप्लाई के फ़ैन का नॉइस मैं नहीं सुन पाया, लेकिन विजुअली मैंने फ़ैन को देखा था और देख के पता चल रहा था कि ये काफ़ी कम स्पीड पे चल रहा था। और पावर सप्लाई की जो एग्जॉस्ट एयर होती है उसको भी मैंने हाथ से चेक करा था, तो पावर सप्लाई ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रही थी। ज़्यादा वाट की पावर सप्लाई का ये फ़ायदा होता है जब आप उस पर कम लोड डालते हैं तो जो फ़ैन की स्पीड होती है काफ़ी कम रहती है, जिससे कि नॉइस लेवल काफ़ी कम मिलते हैं आपको।
वो अलग बात है 80% एफिशिएंसी के लिए आपको अपनी पावर सप्लाई पे कंसिडरेबल लोड डालना पड़ेगा। तो इसके बॉक्स पे जो ग्राफ दिखा रखा है उस हिसाब से अगर आप लोड डालेंगे इन परसेंटेज या वॉट्स जो भी बताया उसके हिसाब से आप डालेंगे तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। अब बात करें इसकी कीमत की, ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से 5,500 रुपये का लिया था। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं इस प्रोडक्ट के लिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।